हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर देखा जाए तो हमने करंट अफेयर जो आपका सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वीकली करंट अफेयर जो है उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में अगर देखा जाए तो हमने मार्च का जो है, मार्च से आपको 30 मार्च से लेकर 5 मार्च तक, 5 अप्रैल तक हमने करंट अफेयर कर लिया था। एंड आज के क्लास में जो है आपका करंट अफेयर रहने वाला है वीकली करंट अफेयर, एंड ये 6 अप्रैल से लेके आपको 12 अप्रैल तक, मतलब ये पूरा वीक का रहने वाला है। एंड एट द सेम टाइम एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें और भी सोर्सेज इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं है, और अदर सोर्सेज भी रिफर करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल भी अदर सोर्सेज रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार यहाँ से करंट अफेयर पढ़ लेते हो तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने बताया आपको, ऑथेंटिक सोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं। आपका पीआईबी है, डिफरेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आता है, चाहे आपको साइंस एंड टेक का हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, जो भी जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह कंपाइल फॉर्म में मिल जाता है। एक और चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वीकली करंट अफेयर होता है तो इसीलिए आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि पूरे हफ्ते अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे और एक बार एक साथ पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम आपको उसमें जो है देना पड़ता है। ठीक है। वीकली करंट अफेयर है, जितने भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार मैंने बोला, फिर से नहीं बोलूंगी। ठीक है ना। आज का जो मोटिवेशन है, पूरे वीक का मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि संडे आते आते क्या हो जाता है, पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है। एंड मंडे से फिर आपको क्या हो के रिचार्ज हो जाना पड़ता है, एंड फिर से आपको पूरे वीक पढ़ना रहता है। पूरे वीक का जो मोटिवेशन है क्या है आपके लिए, वीकली मोटिवेशन है आपके लिए, दिख रहा होगा। बचपन से आपने जो है ये खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। ठीक है। एंड ये खरगोश और कछुए की कहानी जो है, वो कहानी आपके जीवन पे भी अप्लाई होता है, आपके लाइफ पे भी एप्लीकेबल है। जरूरी नहीं है कि ये कहानी बस हम बचपन में सुनते थे दादी नानी से और उसका कोई आज इस्तेमाल नहीं है, हमारे लाइफ में है। ठीक है। स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन द नो प्रोग्रेस। बहुत सारे लोगों का रहता है ना कि एक साथ ही जो है ना 12 घंटा पढ़ाई कर लेंगे, 18 घंटा पढ़ाई कर लेंगे, बाकी दिन क्या करते हैं, आराम करते हैं, एक हफ्ते में पूरा, एक दिन में पूरा पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है। वो कभी भी आपका फ्रूटफुल नहीं होता है, क्योंकि आपका दिमाग का भी एक कैपेसिटी होता है, उसके बियॉन्ड आप काम नहीं करता। ठीक है। इट विल बी बेटर कि आप पूरा जो है क्या करो, 18 घंटा पढ़ो, इससे अच्छा एक एक घंटा ही डेली पढ़ो, उससे क्या होगा, रिटेन होगा। ठीक है। चीज़ें लंबे समय के लिए आपके दिमाग में रहेगा। हमेशा स्लो प्रोग्रेस जो कछुआ कर रहा है, ठीक है, और खरगोश आराम कर रहा है। खरगोश वाली गलती, रैबिट वाली गलती आपको नहीं करना है। आराम करो, रेस्ट लो, ब्रेक लो, सब कुछ करो, बट थोड़ा थोड़ा जो है वो अपना जो है कंटिन्यूस जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। एंड स्टे पॉजिटिव, बहुत जरूरी है। ठीक है। पूरे जर्नी में आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, चाहे आपको हर दिन आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आने वाला। बहुत ऐसा होगा कि किसी दिन आपको अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ लोगे, फ्रूटफुल रहता है, किसी दिन आप बहुत कम पढ़ते हो। डोंट जज नहीं करना है कि आज बहुत कम पढ़ाई हो गया, आज बहुत ज़्यादा, तो उसको मैनेज करते जाना है। एंड डेली काम करते जाओ और उसका रिजल्ट आपको ना कुछ दिन के बाद मिलेगा। ठीक है। जो अच्छा करते हैं ना एग्जाम में, जो बेहतर करते हैं, वो आपको कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन एक रात पहले वो पूरा पढ़ के चले जाते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। हमें जो कछुए वाली जो चीज़ है उसको यूज़ करना है, ना कि खरगोश बन के पूरा तरह जो है वो रेस्ट करना है। ये आपका वीकली मोटिवेशन था। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड वही क्वेश्चन आता है आपका जो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। निम्न में से कौन एथलीट जो है इंटीग्रिटी यूनिटी के अनुसार डोपिंग के कारण जो है आपको सर्वाधिक निलंबित होने वाला एथलीट वाले देश जो है आपको कौन सा बन गया है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बता रही हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द नेशन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एथलीट सस्पेंडेड। ठीक है। एथलीट सस्पेंडेड ड्यू टू द डोपिंग अकॉर्डिंग टू द एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट। तो ये रिपोर्ट किसका है, एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट का रिपोर्ट है। डोपिंग आप लोग बार बार सुनते होंगे, इसका आंसर वैसे बता देती हूँ। इसका आंसर आपका कौन सा, इंडिया है। ठीक है। अब ये इसमें रैंक 1 आना अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, फिर भी सवाल अगर आ जाएगा तो हो सकता है, उसके लिए थोड़ी सी तैयारी तो रहनी चाहिए। एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट जो है इस पूरी रिपोर्ट को रिलीज करती है, एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो एथलीट सस्पेंड होते हैं, उनको निलंबित किया जाता है। किसके वजह से, डोपिंग की वजह से। ठीक है। डोपिंग आप जो है जनरली जो है प्लेयर जो है वो खेलने से पहले, ठीक है, या फिर डोपिंग टेस्ट होता है, तो डोपिंग टेस्ट से पहले तो नहीं वो नशीले पदार्थ को लेंगे, लेकिन खेलने से पहले ऐसा बोला जाता है कि वो कुछ ना कुछ जो है नशीले, क्योंकि उससे उनका परफॉर्मेंस इनहेंस होता है, उनका परफॉर्मेंस बेहतर बनता है। ये मामला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है, करंट अफेयर में आया है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको ऐसा था कि फर्स्ट रैंक पे कौन था, केनिया था। ठीक है। लेकिन हमारे जो है इंडिया है उसने उसको पीछे कर दिया, तो हमारा कंट्री नंबर 1 पे आ गया इस मामले में। ठीक है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि ये पूरा डोपिंग वाला जो मामला है, जो कि आपको सस्पेंशन और ऑल जो चीजें हैं उससे रिलेटेड एक बॉडी है। ठीक है। उसको सब कुछ को देख रेख करती है, उसका नाम है, उसका नाम है वाडा। ठीक है। वाडा। अब ये वादा वाला वाडा नहीं है, ये वाडा कौन सा आपको, वर्ल्ड एंटी डोपिंग
एजेंसी, ठीक है। एंटी डोपिंग एजेंसी आपको वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, और इसी का जो सब यूनिट होता है उसको नाडा बोला जाता है। ये आपको याद रखना, नेशनल अंतर जो आपको राष्ट्रीय लेवल पे नाडा, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी याद रखना आपको, जो कि नेशनल लेवल पे काम करता है वाडा। अब ये वाडा जो है इसको 1999 में बनाया गया था, और ये आपको जितना भी डोपिंग वाला मामला है या फिर आपको एथलीट का मामला है उन सारी चीजों को देखता है। सो ये आपको याद रखना कि कितने आपको एथलीट सस्पेंड हुए हैं, ठीक है, 148 और केनिया में 146। तो नंबर 2 ही का है अंतर, लेकिन पहले आपको केनिया इसमें आता था फर्स्ट पे, बट अभी क्या हो गया, इंडिया फर्स्ट पे आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेट स्पेसिफिक है, ठीक है, क्योंकि स्टेट से जुड़ा हुआ सवाल भी आता है। सो निम्न में से आपको किस राज्य में सरकार ने आपको स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए आपको मांझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, ठीक है, नामक ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द रूरल, ठीक है, हेल्थ कैंपेन नेम्ड माझे गांव आरोग्य संपन्न योजना, ठीक है, और किस चीज के लिए आया है ये, तो ये हेल्थ सर्विस के लिए। तो डिफिशियंसी जो कमियां हैं आपको हेल्थ सर्विस खासकर गांव वाले क्षेत्र में, उसको दूर करने के लिए माझे गांव जो योजना है वो किसके द्वारा लाया गया, महाराष्ट्र के द्वारा आपको ये योजना लाया गया है। तो ये हेल्थ स्कीम है, और इसमें आपको जनरली जो है वो गांव क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ एरिया उसको देखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, बट हमने तो ये भी प्रॉमिस किया है कि हम लोग बस करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, इवन रिवीजन भी करेंगे और स्टैटिक क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। सो महाराष्ट्र से एक और करंट अफेयर जो मैंने बहुत पहले बताया था, ये आपको पहला राज्य बना है जहां पे आपको कास्ट फ्री विलेज, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट स्टेट जहां से आपको कास्ट फ्री विलेज है, कास्ट फ्री विलेज, ठीक है, जातीय मुक्त जो है आपको गांव, इसका नाम है सौंदला गांव। ये आपको याद रखना, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, इसलिए भी करंट अफेयर में था। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑपरेशन महादेव चलाया गया था, किस चीज के लिए, फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए। एंड महाराष्ट्र एक और चीज के लिए न्यूज में था आपको, पहला इंडिया का फर्स्ट जो है सिंगिंग रोड रोड जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। एंड यहाँ पे अगर आपको पता है तो महाराष्ट्र को पहली डिप्टी वुमेन प्राइम जो चीफ मिनिस्टर, पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आपको मिली है, जिनका नाम है सुनेत्रा पवार। ये नाम भी याद रखना है। अब इसके अलावा भी ऑप्शन में बहुत सारे स्टेट दिख रहे हैं, बट मध्य प्रदेश से आप याद रखना कि यहाँ से आपको क्या शुरुआत किया गया था, इंटरनेशनल जो आपको फार्मर, अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला फार्मर जो है वो कैंपेन चलाया जा रहा है, इसकी शुरुआत आपको इसी साल मध्य प्रदेश से की गई थी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, एंड बिहार जो है आपको वो भी न्यूज में बहुत सारी चीजों की वजह से चल रहा है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जो आपको इस्तीफा देने वाली बात थी आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट, सोनपुर एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया। तो ये सारी चीजें हम लोग रिवाइज साथ के साथ करते जाएंगे। ना नेक्स्ट न्यूज जो है वो आपको खेल कूद से, स्पोर्ट्स सेक्शन से जुड़ा हुआ है। सो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य में आयोजित किया गया है, जिसमें आपको कर्नाटका, ठीक है, जिसमें आपको कर्नाटका ने पहला स्थान हासिल किया। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें एक आंसर भी है। तो अगर पूछा जाए कि पूरा खेलो इंडिया तो खत्म हो चुका है, पहला ये संस्करण था, इससे पहले आपको खेलो इंडिया जो ट्राइबल बात कर रही हूँ, ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल जनजातीय जो है आपको नहीं कंडक्ट करवाया गया था, पहले बार हो रहा है, पहले बार 2026 में हो रहा है। और ये पूछा जा रहा है कि इसको कहाँ पे आयोजन करवाया गया था, तो फर्स्ट याद रखना इसमें पूरे मेडल टैली में कौन है, कर्नाटका है। और आयोजन कहाँ पे करवाया गया था, तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़ में इसको आयोजन करवाया गया था। तो यहाँ पे देख लेते कि जब आप खत्म हो चुका है तो कौन कौन सी चीजें इसमें आपको नई नई चीजें जो है करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइज इसको किसने करवाया था, तो एक तो मिनिस्ट्री जुड़ा रहता है, तो कौन सा मिनिस्ट्री, आपको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर स्पोर्ट्स, इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो बहुत सारी बॉडीज में जुड़ी हुई है। बस तो इस एग्जाम में आ जाएगा ना कि बस आपको छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको कंडक्ट करवाया था, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी है, इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, एंड इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर भी है। ये तीन चार जो है वो बॉडी मिलकर इसको, इस पूरे गेम को उन्होंने कंडक्ट करवाया। कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है सबसे ज्यादा। अगर पूछा जाए कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो आपको हुआ था उसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है, तो कर्नाटका राज्य ने जीता है। ना यहाँ पे जो इसकी आपको तैरिका है जिनका नाम स्विमर, ठीक है, स्विमर है आपको मणिकांता, ठीक है। तो ये मणिकांता नाम याद रखना आपको, जिनको सबसे ज्यादा जो है वो मेडल इन्होंने जीता है, सबसे ज्यादा मेडल जीता है इन्होंने, ठीक है। तो ये नाम याद रखना आपको, उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीता है, एंड इसके अलावा सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा अंजलि मुंडा, ठीक है, ये आपको उड़ीसा से है, जिनको 5 जो है आपको गोल्ड मेडल मिला स्विमिंग में। तो ये 2 नाम याद रखना, हो सकता है कि नाम आ जाए कि किनको सबसे ज्यादा मेडल मिला आपको, जो खेलो इंडिया जनजातीय या फिर आपको ट्राइबल गेम हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे उड़ीसा है ऑप्शन में, ठीक है। सो उड़ीसा में आपको बाइसन फेस्टिवल हुआ था 2026 का, बाइसन फेस्टिवल पूछा जाए तो आपको उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया।
कर्नाटका से झारखंड से जुड़ा हुआ न्यूज़ जो है आपको, ठीक है, अभी कुछ ऐसा है नहीं जिसको बताया जा सके, बट आपको याद रखना है कि ये सारी चीज़ें जो कि आपको इससे मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड ट्राइबल गेम से। नेक्स्ट न्यूज़ है नाटो, ठीक है, और जो नाटो है वो आपको अगर देखा जाए तो खासकर जो इजराइल, यूएसए, ईरान का वॉर चल रहा है, वहाँ पे नाटो को भी घसीट लिया गया, ठीक है। नाटो को भी बोला है कि आप भी आके इसमें क्या करो, भागीदारी अपना दिखाओ, बट नाटो ने मना किया। लेकिन हमारे लिए पूरा अप्रैल में नाटो न्यूज़ में चल रहा है, तो नाटो के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको हम लोग समझ लेते एक साथ, ठीक है। सो 4 अप्रैल को आपको 2026 को नाटो को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? सो विच फाउंडेशन डे ऑफ नाटो वॉज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल को 2026 को कौन सा इसका फाउंडेशन डे मनाया गया है? तो ये आपको 77 नंबर का ये फाउंडेशन डे था नाटो का। अब आपको ईयर याद रखना है, 1949 और 48 के आसपास इसको स्टैब्लिश किया गया था। 48 में बात की गई थी, 49 में इसको स्टैब्लिश किया गया था 4 अप्रैल को। ना इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका आप लोग ढूंढोगे, ठीक है, कुछ हेडक्वार्टर आपको भी ढूंढना होता है। सो मुझे पता है, मैं बता सकती हूँ, बट थोड़ा सा देखना जाए कि कितना आप लोगों को पता है, ठीक है। सो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, नाटो का, ये आप लोग बताना। इसके अलावा जो नाटो से क्या क्या चीजें और ज्यादा, क्योंकि लास्ट जो मंथ था उसमें मैंने करंट अफेयर बताया था, एंड मोस्ट प्रोबेबल चांस अगर नाटो न्यूज में चला तो वो भी आपको पूछ लिया जाएगा। नाटो के द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी जिसका नाम था कोल्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, कोल्ड रिस्पॉन्स। और ये बिल्कुल भी ठंडा रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, ये आपको आर्टिक वाले रीजन में, क्योंकि आर्टिक वाले रीजन में हो रहा काफी ठंडा है वहां पे, इसलिए इसका नाम कोल्ड रिस्पॉन्स रखा गया था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठंडा वाला रिस्पॉन्स इनका था, आर्टिक वाले रीजन में इसको कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया था। और इसमें आपको जितने भी नाटो के मेंबर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा लगा था कि जो ये युद्ध की तैयारी वहां पे हो रही है, युद्ध में आपको नाटो भी पार्टिसिपेट करेगा, नाटो ने मना कर दिया। अब नाटो के जो आपको नाटो के डायरेक्टर जनरल, ठीक है, नाटो के डायरेक्टर जनरल आपको याद रखना है मार्क रूटे, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। नाउ 77 नंबर ऑलरेडी बता दी, हेडक्वार्टर आप लोग ढूंढ के लेके आओगे, फाउंडेशन डे बता दिया। टोटल मेंबर आपको नाटो का पूछा जा सकता है। जब नाटो बनाया गया था तब उसमें 12 मेंबर ही थे, ठीक है, 12 मेंबर थे 1949 में, फाउंडिंग मेंबर बोला जाता है। लेकिन अब इसकी संख्या कितनी हो चुकी है? 32 हो चुकी है, ठीक है, 32 मेंबर इसमें आपको हो चुका है। और जो लास्ट मेंबर था, ठीक है, लास्ट मेंबर जो इसको लास्ट ही मेंबर पूछा जाता, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, किसने इसको ज्वाइन किया है। स्वीडन जो है इसको लास्ट में, इसको मार्च 2024 में स्वीडन ने इसको नाटो को ज्वाइन किया है, ठीक है। भारत नाटो का हिस्सा नहीं है, आपको याद रखना है। जब आपका शीतकालीन युद्ध चल रहा था, आपको कोल्ड वॉर चल रहा था, उसी टाइम पे ये बना हुआ है, ठीक है। तो भारत ने ना तो रसिया, जो सोवियत यूनियन का कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्वाइन किया, ना ही नाटो को ज्वाइन किया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो नाटो से आपको सारी चीजें समझ में आ गई। एंड अगर पता हो तो नाटो वन ऑफ द रीजन था रसिया और यूक्रेन के वॉर के पीछे, ठीक है। तो नाटो याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है, योजना बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपको राज्य से जुड़ा हुआ है। सो एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन जो है पंजीकरण के लिए आपको भू भारती पोर्टल जो है वो भू भारती पोर्टल बनाया गया है। भू भारती पोर्टल जो है वो किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द भू भारती पोर्टल इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन। सो भू भारती, भू से आपको जमीन याद रखना है, भारती पोर्टल बनाया गया है। तो ये कौन से राज्य के द्वारा बनाया गया? तो ये तेलंगाना राज्य के द्वारा जो है ये बनाया गया है। सो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के बारे में ऑलरेडी जो न्यूज में आपको चीजें थी वो मैंने बता दिया। अब जो है आपको गुजरात ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, गुजरात से भी लास्ट करंट अफेयर में बताया था मैंने यहाँ पे। सेकेंड सेमीकंडक्टर जो वो प्लांट लगाया गया था, याद हो अगर आप लोगों को, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था मैंने, सेकेंड सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया गया था गुजरात से। एक और जो चीजें है आपको याद रखना है वो है आपको भारत का अगर पूछा जाए आपको पहला फर्स्ट सोलर विलेज सौर ऊर्जा से आपको संचालित होने वाला गांव कौन सा है? तो ये मोधेरा गांव, मोधेरा है, ठीक है, मोधेरा विलेज आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको मसाली विलेज है जो कि आपको सीमा क्षेत्रीय आपको उसको माना जाता है, मसाली गांव भी यहीं पे, वो भी चीजें आपको न्यूज में था। एंड गुजरात बहुत सारे रीजन की वजह से आपको न्यूज में रहता है, सेमीकंडक्टर की वजह से वहां पे चलाया गया था। एंड एक और यूनिवर्सिटी बनाया गया था, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो कि बहुत ज्यादा पिछले साल आपको न्यूज में चला था? अगर पता हो, अगर आपको रिकॉल हो रहा हो तो बता देना। न्यूज क्या था आपको करंट अफेयर में, क्या था? भू भारती पोर्टल, जिसको किसने बनाया? तेलंगाना सरकार ने बनाया है। जनरली इसमें आपको जो जमीन से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड है उसको जो है वो मैनेज किया जाएगा, उसको एक जगह एकत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
साइंस एंड टेक से। और ये ऐसा सवाल है जो मैं पक्का आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर अभी फिलहाल में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, अगर जून जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि आपको देखने के मिल जाएगा, ठीक है। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको वर्ल्ड में, इंडिया में, ठीक है, ऐसा सब सवाल रहता है ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है पूछने में, ठीक है। सो चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला कौन है? सो हु इज द फर्स्ट वुमन टू गो इनटू द लूनर ऑर्बिट? लूनर किसको बोला जाता है? मून को बोला जाता है। सो आपको चांद की कक्षा में, ऑर्बिट में जाने वाली पहली महिला, अर्थात विश्व में पहली महिला कौन बनी है? सो ये नाम है आपको क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच का नाम याद रखना है, जो आपको यहाँ पे पहुंची है। लेकिन अब बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े उठते हैं कि जो ये किस लिए गई थी, कौन सा मिशन से ये जुड़ा हुआ था। तो ये मिशन आपको याद रखना, आर्टेमिस मिशन, सेकेंड नंबर का था ये, आर्टेमिस सेकेंड मिशन, जो कि लॉन्च किसने किया था? नासा ने किया था। नासा के द्वारा ये मिशन जो है चलाया गया था। अब इसमें आपको टोटल 4 लोग गए थे, ठीक है, 4 लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक क्या थी, आपको महिला थी, जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। अब ये जो मिशन है ना, ये 10 दिन का था। ये इन्होंने 10 दिन जो है वो पूरे ऑर्बिट, जो 10 दिन का ये टाइम इन्होंने स्पेंड किया, ये अब वापस लौट चुकी है, ठीक है। वापस जो है लौटा गया कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में इनकी जो इन लोगों की लैंडिंग करवाई गई है। सो आर्टेमिस मिशन एक तो याद रखना है आपको, इसी से वो जुड़ी हुई है। 10 दिन के लिए गए थे, 4 लोग गए थे। इवन आपको कनाडा से जो है, ये भी कनाडा स्पेस एजेंसी जो है वो भी इससे जुड़ा हुआ था। लेकिन ओवरऑल पूछा जाए, आर्टेमिस मिशन जो है वो मून से जुड़ा हुआ है, और इसको लॉन्च किसने किया था? नासा ने। इससे जुड़ी हुई है कौन है? क्रिस्टीना कोच। अब जो है सवाल दूसरा हो रहा है कि अगर मून के बारे में पूछ दिया, लूनर पूछ दिया गया, तब तो आप क्रिस्टीना कोच बोल दोगे। लेकिन स्पेस में जाने वाली, ठीक है, जो आपको स्पेस में जाने वाली पहली महिला पूछा जाएगा, तो ये मैं हिंट दे रही हूँ आपको, सोवियत यूनियन पहले बोला जाता था, रसिया को, ठीक है, वहां से थी। लेकिन आपको ढूंढ के लेके आना है, क्योंकि तो जेके का क्वेश्चन बन गया ना। अब भारत में अगर पूछा जाए आपको, इंडिया की तरफ से फर्स्ट वुमेन मून पे तो नहीं गई है, ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए आपको किसके बारे में, स्पेस में, फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पेस में, तो आपको याद रखना है कल्पना चावला का नाम। कल्पना चावला का नाम याद रखना है। अब ये जो यहाँ पे सुनीता विलियम्स आपको दिख रही है, ये भी आपको भारत की तरफ से, इंडियन ओरिजिन है इनका, ठीक है, भारतीय मूल है। अब ये भी आपको स्पेस में गई थी, और सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला, ठीक है, महिला के बारे में बात करिए, सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला आपको स्पेस में, कम से कम 388 डेज जो ये कहाँ पे रही हुई थी? स्पेस में रही हुई थी। सुनीता विलियम्स का नाम आपको याद रखना है। तो क्रिस्टीना कोच आपको पता चल गया, लूनर मिशन, आर्टेमिस मिशन से जुड़ी हुई है। सेकंड वाला 2 मिशन है आर्टेमिस का, सेकंड मिशन से जुड़ी हुई है, जिसको नासा ने लॉन्च किया था। स्पेस एजेंसी अगर पूछा जाए, पहली भारतीय महिला जो कि आपको स्पेस में गई थी, तो कल्पना चावला का नाम याद रखना है। सुनीता विलियम्स आपको याद रखना कि स्पेस में गई थी और रिटर्न भी आई थी, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए। और सबसे लंबे समय के लिए, सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए महिला कैटेगरी में बात करी हूँ, ठीक है, कौन थी ये? आपको सुनीता विलियम्स थी। अब क्योंकि स्पेस की बात हो रही है, तो एक चीज हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए सबसे जो है वो गौरव की बात थी, हमारे लिए प्राउड मोमेंट था। लास्ट ईयर 2025 में क्या हुआ था, आपको याद होगा, ये आपको एक्सियोम 4, ठीक है। अब ये मिशन पक्का याद रखो, ऐसे सवाल अगर आते तो आ जाता है। एक्सियोम 4 मिशन था, ये भी नासा के द्वारा ही जो है वो चलाया गया था, जिसके तहत जो है हमारे भारत से आपको दूसरे व्यक्ति बने हुए थे, जिनका नाम था शुभांशु शुक्ला, ठीक है, शुभांशु शुक्ला, जो कि स्पेस में जाके रह के आए हुए थे, अगर आपको पता हो। पहले तो आपको राकेश शर्मा याद रखना है, एंड दूसरा अगर पूछा जाए शुभांशु शुक्ला, और एक्सियोम 4 मिशन आपको याद रखना है। तो ऐसे रिवीजन भी करते हैं हम लोग, नए क्वेश्चन को भी देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से, खेल कूद से जुड़ा हुआ है, वीकली करंट अफेयर। देखो अब इसमें ना, इस क्वेश्चन में आप लोग फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि रिसेंट में ये आपको टूर्नामेंट हुआ है, एंड इसको साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप बोला जाता है। 2026 का खिताब किसने जीता? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग SAFF U20 चैंपियनशिप 2026। तो ऑप्शन में इंडिया भी दिख रहा है ना, ठीक है, और एकदम आंख बंद करके क्या करोगे? ऑप्शन में इंडिया दिखेगा, इंडिया टिक करके आ जाओगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये इंडिया नहीं जीता है। इसको किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है, बांग्लादेश ने जीता है, और 4-3 से बांग्लादेश ने इसको जीता है। अब ये क्वेश्चन बताने का मोटो क्या है, क्योंकि अभी तुरंत आपको इसी वीक, लास्ट वीक आपको कंक्लूड हुआ है, तो इंडिया फाइनल में पहुंचा था और बांग्लादेश ने क्या किया? इंडिया को डिफीट किया है। लेकिन ये तो आपको मेंस कैटेगरी में, ठीक है, अगर महिलाओं वर्ग में पूछा जाए, महिला वर्ग में पूछा जाए आपको, तो ये 2025 में हुआ था, ठीक है, 2025-26 में हुआ था आपको, जो वुमेन्स कैटेगरी में था, वुमेन्स महिला वाले वर्ग में हुआ था। यही आपको साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इंडिया ने जीता था। और इंडिया ने, जो भारतीय महिला है, उन्होंने जो
बांग्लादेश की महिलाएं, उनको क्या किया था, डिफीट किया था। तो उन्होंने हमारा बदला अब जाके ले लिया, ठीक है। सो याद रखना आपको, मेंस कैटेगरी में बांग्लादेश जीतता है, वुमेन्स कैटेगरी में पूछा जाए आपको तो आपको याद रखना है महिलाओं ने जीता था। बट अगर देखा जाए तो ठीक है, ये टूर्नामेंट हमारे फेवर में नहीं है, हम नहीं जीते। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2025 पूरा आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा था। किस टर्म में, इसी पूरे टूर्नामेंट के टर्म में बहुत सारे हमने ट्रॉफी जीती थी। अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते जल्दी जल्दी। खो खो जो था आपको, पहले बार खो खो वर्ल्ड कप हुआ था, और ये कब हुआ था, 2025 में हुआ था, 2025 में हुआ था खो खो। और इससे पहले खो खो वर्ल्ड कप हुआ नहीं था। और दोनों कैटेगरी, मेंस और वुमेन्स कैटेगरी दोनों में किसने जीता था, इंडिया ने जीता था। तो ये खो खो हमारे लिए था। कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी इंडिया ने जीता था। वुमेन्स वर्ल्ड कप आपको पता हो, उसमें भी इंडिया ने जीता था। और लास्ट में अभी जो कुछ दिन पहले आपका क्या हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी किसने जीता है, भारत ने जीता है। चेस वर्ल्ड कप हम हार गए थे भले, ठीक है, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस बाकी चीज़ों में सही था, ठीक है। तो स्पोर्ट्स को ऐसे ही रिवाइज करके चलते हैं। तो आपको बस याद रखना, साउथ एशियन फेडरेशन के बारे में पूछा जाए, फुटबॉल फेडरेशन के बारे में पूछा जाए तो मेंस कैटेगरी में बांग्लादेश जीता है, ठीक है। और ये टूर्नामेंट जो है आपको याद रखना कहाँ पे हो रहा था, मालदीव में हो रहा था, ठीक है। तो ये भी वेन्यू भी पूछा जा सकता है, तो तैयार रहना इस चीज़ के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको पेंटिंग से जुड़ा हुआ है। और इस पेंटिंग जो, ये पेंटिंग पूरे हफ्ता न्यूज में चल रहा था, बहुत जगह आपने इस पेंटिंग के बारे में देखा होगा। एंड ये पेंटिंग क्यों न्यूज में है, क्या है इसके पीछे, क्या हिस्ट्री है, क्या क्या कौन इससे जुड़े हुए, सारी चीजों को हम लोग एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना, यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी। सवाल तो ये पेंटिंग आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये पेंटिंग बहुत पुराना है। सो यशोदा, हु पेंटेड द यशोदा एंड कृष्ण विच इज रिसेंटली बिकम द इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग। ये भारत का मोस्ट एक्सपेंसिव, वर्ल्ड का नहीं बात करूँ, ठीक है, वर्ल्ड का कहाँ क्या है बताना जरा, आप लोगों को पता हो तो, मुझे तो नहीं पता है। तो इंडिया का सबसे महंगा पेंटिंग जो है, ये बिकने वाला पेंटिंग है, यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग है, ये आपको दिख रही होगी। सो ये बनाया किसने था, आपको राजा रवि वर्मा ने बनाया था। राजा रवि वर्मा को फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग इन इंडिया बोला जाता, फादर ऑफ जो आधुनिक आपको चित्रकला है उसके जो है जनक बोला जाता, फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग बोले, ठीक है, पेंटिंग की नहीं बोली, मॉडर्न पेंटिंग के फादर इनको माना जाता है। अब ये आपको केरला से बिलोंग करते थे, केरला से थे। इनका जन्म जो है वो 1848 में होता है और 1906 तक ये रहते हैं, 1906 तक जो है ये रहते हैं। और ऑयल पेंटिंग के बारे में जो है, तेल ऑयल का यूज करके जो है पेंटिंग बनाया जाता, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इन्होंने बहुत ही भरपूर तरीके से जो इसका इस्तेमाल किया था। और इनके पेंटिंग का एग्जीबिशन जो है वो भारत में ही नहीं केवल लंदन में भी हुआ था, और इनकी पेंटिंग को जो है वो विश्व स्तर पर भी जाना जाता है। तो 1904 में आपको याद रखना है कि इनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। आपको जनरली पता होगा महात्मा गांधी को दी गई थी, बट पेंटिंग के क्षेत्र में भी इनको केसरे हिंद की जो है वो उपाधि दी गई थी। तो याद रखना है, ये सब सारी चीजें पूछी जा सकती है, बस ये नहीं होगा कि आपको ये पेंटिंग जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे एक और सवाल जो आपको पेंटिंग के बारे में पता चल गया, MF हुसैन आपको नाम दिख रहे हैं, ये भी आपको पेंटिंग से ही जुड़े हुए हैं। अब ये पेंटिंग जो बिका है ना, ठीक है, वो आपको 167 आसपास, ये अमाउंट तो याद नहीं रखना, 167 पॉइंट समथिंग करोड़ जो है, इतने में इस पेंटिंग को बेचा गया। इस पेंटिंग को खरीदा किसने, ठीक है, इस पेंटिंग को खरीदने वाला भी आपको भारतीय ही है। साइरस पूनावाला का नाम आपने सुना होगा, जो कि आपको कौन है, कोविड के टाइम पे आपने नाम सुना होगा, जिनका सीरम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो आपका वैक्सीन बनाया हुआ था, जो आपको याद रखना कोविड के टाइम पे, एंड सीरम इंस्टीट्यूट के जो है ओनर है, उनके द्वारा ये पेंटिंग खरीदा गया है। तो ये पेंटिंग भारत में रह गया, भारत के बाहर नहीं गया। तो राजा रवि वर्मा के बारे में नाम याद रखना। ये ट्रेवनकोर के जो राजा थे, उनके कोर्ट में, उनके जो है दरबार में भी इन्होंने पेंटिंग वगैरह बनाई हुई थी। तो बस याद रखना केरला से बिलोंग करते थे, कब से कब तक, एंड केसरे हिंद की उपाधि इनको कब दी गई थी। तो इवन आपने हिस्ट्री में इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। और इनके अलावा ये पेंटिंग तो फेमस है ही, इसके अलावा जो है आपको शकुंतला के ऊपर भी इन्होंने पेंटिंग बनाई हुई। जनरली इनका जो पेंटिंग होता था वो आपको भारतीय जो आपको प्राचीन जो संस्कृति थी उसको उजागर करते थे, उसके बारे में जो पेंटिंग बनाते थे, चाहे आपको रामायण बेस्ड पेंटिंग हो गया या महाभारत बेस्ड पेंटिंग ये बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस एंड टेक से आपको जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सो भारतीय नौसेना में आपको शामिल तीसरा परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन है। तो तीसरा है ये, फर्स्ट नहीं है, तो फर्स्ट भी हमको पता होना चाहिए, फर्स्ट भी हम लोग देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि पूछा जाए कि विच इज द थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। सो ये कौन सा बना है आपको, थर्ड बना है आपको INS अर्दिमन, ठीक है, थर्ड है ये। बट फर्स्ट अगर पूछ दिया जाएगा तो फर्स्ट कौन था, तो अरिहंत फर्स्ट है ये, अरिहंत, और सेकेंड आपको याद रखना अरिहंत।
तो ये तीनों आपको याद रखना है। लेकिन तीनों में से पहला हो सकता है कि अरिहंत पूछा जाए, तो ये डीआरडीओ की मदद से बनाया गया था, लेकिन क्योंकि थर्ड न्यूज़ में चल रहा है तो थर्ड के बारे में हो सकता है सवाल आपको पूछा जाएगा। तो इसको जो इंडिजीनियसली मतलब भारतीय जो आपको पूरी जो है तकनीक से इसको बनाया गया है, इसमें आपको डेवलप्ड याद रखना है, न्यूक्लियर है। इसके अलावा फीचर्स डिजाइन जो है वो कंपेयर किया गया आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत से, और बिल्ड किया गया लार्जर एंड, ठीक है, इतना बस याद रखना, ये नाम याद रखना को थर्ड नंबर का, फर्स्ट आपको अरिहंत पक्का याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यूजुअल बहुत सारे कॉन्फ्रेंस और समिट से आपको सवाल आता है। सो ये आपको निम्न में से किस स्थान पर आपको माटी 9 नामक पूर्वांचल महोत्सव जो है आयोजित किया गया है। सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 ऑर्गेनाइज्ड। तो पूर्वांचल महोत्सव, तो नाम से ऐसा लग रहा है पूर्वांचल, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग पूर्वांचल से होंगे, ठीक है। तो पूर्वांचल वाला एरिया कौन सा हो जाता है, पूर्वांचल अर्थात जो वाराणसी वाला एरिया, बनारस वाला एरिया है, जो गोरखपुर वाला एरिया, अयोध्या है, एंड पार्ट ऑफ जो बहुत सारे जो बॉर्डर वाला एरिया है कहाँ पे, बिहार वाला, वो पूरे एरिया को पूर्वांचल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्वांचल वाले एरिया से आपको देखा जाए तो हमें लगेगा कि मे बी यहाँ पे वैसे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन वाइज अगर पूछ दिया जाएगा ना कि स्टेट दे दिया जाएगा, बिहार दे दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश दे दिया जाएगा, तो फिर तो आप उत्तर प्रदेश और बिहार में कंफ्यूजन में तो चले ही जाओगे। सो ये आपको ना तो उत्तर प्रदेश ना ही बिहार में, कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन करवाया गया था। तो याद रखना आपको जो माटी 9 है पूर्वांचल महोत्सव, इसको कहाँ पे, नई दिल्ली में करवाया गया था, और राजघाट जो आपको वहाँ पे इसको करवाया गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात किया गया, आपको जो कला संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर है, उसका एग्जीबिशन हुआ है, ठीक है। तो याद रखना आपको माटी 9 एडिशन 9 है ये, और इसके अलावा कहीं कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेज से, और हर बार तो डेज आपको आता ही आता है, हर वीक में कुछ ना कुछ रहता है। तो निम्न में से आपको किस दिन जो है हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो हर साल किस दिन होता है, तो 7 अप्रैल को होता है, और 7 अप्रैल ही चूज क्यों किया जाता है, ठीक है। तो 7 अप्रैल को इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि 1948 में आपको इसी दिन जो विश्व संगठन है, आपको स्वास्थ्य संगठन है जिसको WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी, और ठीक है इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है, ठीक है, याद रखना क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए जो है हर साल आपको क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को होता है ना। यहाँ पे थीम पूछने का भी बहुत जो है वो चलन चल रहा है, थीम जो जनरली पूछ ही लेते हैं। सो थीम इसका क्या है, टुगेदर फॉर द हेल्थ एंड स्टैंड विद द साइंस, टुगेदर फॉर हेल्थ एंड स्टैंड विद द साइंस, साइंस के साथ चलना है, विज्ञान के साथ चलना है, ठीक है। सो ये थीम याद रखना, ये थीम था आपका वर्ल्ड हेल्थ डे का। अब यहाँ पे जो एक चीज और याद रखना है WHO के बारे में, ठीक है। WHO ने आपको 2nd नंबर का सेकंड जो है वो कॉन्फ्रेंस करवाया था, किस पे, जो परंपरागत आपको मेडिसिन है, ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसका समिट हुआ था, ये कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में। ये तो ये सारी चीजें आपको याद रखना WHO के द्वारा करवाया गया था, कुछ कुछ चीजें रिवाइज करते जा रहे हैं साथ के साथ। नाउ डेज का आया है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आप लोगों से पूछा था कि 22 मार्च को क्या होता है, ठीक है। 22 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। देखो जब तक आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे, बस यहाँ से पैसिव लर्निंग करोगे तो पैसिव लर्निंग का कोई रिजल्ट नहीं मिलता, एक्टिव लर्निंग करना पड़ेगा। जितना मैं अगर आपको बता रही हूँ उसका एटलीस्ट 10% आपको भी उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो अगर जिनको पता है प्लीज डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। सो भारत में आपको माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला AI स्किल सेंटर कहाँ पे शुरू किया, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पूछा गया, ठीक है। पहला ऐसा ओवरऑल नहीं पूछा रहा है कुछ, वेयर हैज द माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च इट्स फर्स्ट AI स्किल सेंटर इन इंडिया। सो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसको लॉन्च किया गया है। सो ये याद रखना आपको, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है पहला AI स्किल बेस्ड जो सेंटर है, डेटा सेंटर, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है। बट इसके अलावा कुछ और जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है, IIT दिल्ली दिख रहा है, ठीक है। सो IIT दिल्ली के बारे में एक चीज याद रखना आपको, IIT दिल्ली का जो है एक और कैंपस इंडिया के बाहर, पहला जो है इंडिया से बाहर जो है कैंपस बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया, अबू धाबी में। ये आपको लास्ट करंट अफेयर था, पूछा गया था किसी एग्जाम में, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक एंड ऑथर से, ठीक है। सो चर्चा में रही वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर आपको याद हो तो आपका प्रस्तावना जो प्रियम्बल है इसी चीज से स्टार्ट होता है, बट ये बुक की नाम है विद द पीपल ऑफ इंडिया, जो है आपको डिकोडिंग ए नेशन सिंबल्स, ठीक है, नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। सो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स विच हैज बीन इन द न्यूज
न्यूज में चल रहा है। इस पुस्तक के ऑथर कौन है? सो इस पुस्तक के ऑथर आपको याद रखना है टी.एम. कृष्णा है, ठीक है। टी.एम. कृष्णा के द्वारा ये बुक लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया आपको नाम याद रखना है, और डिकोडिंग अ नेशन सिंबल ये पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। सो बस इतना चीज है, इनमें इसमें को ऑथर भी है, इतना डिटेल में नहीं जाना आपको, बस बुक किसके द्वारा लिखा गया, टी.एम. कृष्णा। अब बुक का नाम याद आया तो बहुत सारे बुक है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बहुत फेमस बुक है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा एक और पुस्तक है जो कि आपको लास्ट टाइम मैंने न्यूज में बताया था, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हो सकता है आपको किसी ना किसी एग्जाम में दिख जाएगा। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन जो है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो कैलाश सत्यार्थी थे, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा स्पेसिफिक है आपको, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो निम्न में से आपको कौन से हाल ही में दुनिया का तीसरा, यहाँ पे तीसरा लिखा है, फर्स्ट ने लिखा है, तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश बन गया है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर? तो इलेक्ट्रॉनिक को एक्सपोर्ट निर्यात करने वाला तीसरे नंबर का देश सबसे जो है वो कौन सा बन गया? तो ऑप्शन में आपको याद रखना है इंडिया है, ठीक है। इंडिया थर्ड रैंक है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो ये भी है फर्स्ट रैंक पे कौन है, ठीक है। सो फर्स्ट पे आपका चाइना है, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा, 47 मिलियन डॉलर के आसपास जो है वो इतने हमने निर्यात किया, तो अच्छी बात है, हमारा रैंकिंग काफी इंप्रूव हुआ है। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, तो थोड़ा बहुत इनसे जुड़ा हुआ करंट अफेयर वो भी देख लेते हैं। सो जापान के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये इंफ्रारेड के बारे में बताया था, इंफ्रारेड बैंड के बारे में, जिसका इस्तेमाल ये फर्स्ट टाइम आपको हो रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे साउथ कोरिया दिख रहा है, तो साउथ कोरिया से जुड़ा हुआ एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम था फ्रीडम शील्ड, ठीक है, फ्रीडम शील्ड। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको साउथ कोरिया और यूएसए ने अभी वो लास्ट टू लास्ट मंथ एक्सरसाइज किया था। सिंगापुर यहाँ पे दिख रहा है, सिंगापुर से भी जुड़ा हुआ न्यूज है, वो है आपका एक आपको एजेंसी जिसका नाम है स्काई ट्रैक्स, और इसके द्वारा जो है वो डेटा रिलीज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट। जो आपको एयरपोर्ट है उसमें सबसे बेस्ट एयरपोर्ट आपको सिंगापुर का एयरपोर्ट है जिसका नाम है चांगी एयरपोर्ट। तो ये चांगी एयरपोर्ट का नाम याद रखना है, जो कि लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने। तो ऐसे ही चीजों को हम लोग ऑप्शन के साथ भी चीजों को डील करेंगे, जितना डील करेंगे उतनी जल्दी हमको और ज्यादा करंट अफेयर डेप्थ में चीजें पता रहेगी एंड रिवीजन होता रहेगा। नेक्स्ट न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार पोर्ट से जुड़ा हुआ है, एंड ज्योग्राफी में तो एक पूरा आपका चैप्टर रहता है इस पे। तो दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जिसे आपको वित्त वर्ष जो 2026 में माल ढुलाई के लिए आपको मामले में सबसे पहला स्थान जो दिया गया था? इन विच स्टेट इज द दीनदयाल पोर्ट लोकेटेड which has been ranked first in terms of cargo handling in the financial year 2026? तो अभी 2026 का ही डेटा बात करें तो ये कहाँ पे आपको दीनदयाल, तो ये गुजरात में है। सो दीनदयाल पोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे डेटा भी लिखा गया कितना टन जो है ये क्या गया, टारगेट किया गया। सो बस इतना नहीं, बस आपको याद रखना है कि दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, ये कांडला, जिसको बार बार कांडला भी सुनते होंगे बंदरगाह, जिसको जहाँ कहाँ पे है, गुजरात में। लेकिन बहुत सारे आपको 13 टोटल मेजर 13 मेजर आपको, वैसे तो आपको बहुत सारे 100 के पास आसपास होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्ट बनते हैं, बंदरगाह होते हैं, लेकिन 13 आपको मेजर मुख्य जो है वो पोर्ट है, जिसमें से आपको कौन कौन से पोर्ट इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा देख लेते ताकि रिवीजन होते रहना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि कांडला ऑलरेडी दीनदयाल जिसको आपने सुना ये गुजरात में है। इसके अलावा मुंबई पोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू जो है आपको JNPT जो है वो भी आपको मुंबई में। वाधवान पोर्ट आपको याद रखना है, ये आपको 13th नंबर का, इसको रिसेंटली अभी डेवलप किया गया, 13th नंबर का मेजर जो है वो पोर्ट वाधवान पोर्ट है। इसको अभी कंप्लीट हो रहा है, कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में। मुर्मुगांव ये आपको बंदरगाह कहाँ पे, गोवा में है। मैंगलुरु कहाँ पे आपका, कर्नाटका में है। एंड आपको कोच्चि जो है वो याद रखना कहाँ पे, केरला में है। तूतीकुरीन कहाँ पे आपको, तमिलनाडु में है। एंड चेन्नई और इन्नौर आपको याद रखना है, जिसका कामराज पोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। विशाखापट्टनम ये कहाँ पे आपका, आंध्र प्रदेश में है। एंड पारादीप जो ये भी ये उड़ीसा में है। एंड कोलकाता जो है आपको, इसका नाम को पता हो तो दूसरा नाम भी है, इसका नाम है आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, जो कि कहाँ पे, कोलकाता में है। एंड ये फर्स्ट रिवराइन पोर्ट है, आपको रिवराइन पोर्ट, पहला रिवराइन पोर्ट पूछा जाए जो कि नदी के इससे बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है कोलकाता में। और एक बहुत पुराना कोलकाता में जो है वो बंदरगाह था जिसका नाम ताम्रलिप्ति था, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो निम्न में से किस देश को नागरिक को सबसे स्वच्छ पानी जो है
मामले में पहला स्थान दिया गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ क्लीनेस्ट वाटर फॉर इट्स सिटीजन। तो स्वच्छ पानी देने के मामले में कौन सा देश जो है वो टॉप किया, तो ये स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। अब यहाँ पे कुछ और कंट्रीज भी दिख रहे होंगे आपको। हैप्पीएस्ट कंट्री अगर पूछा जाए, सबसे खुशहाल कंट्री, तो फिर आपका कौन बन जाता है, फिनलैंड है। बहुत लंबे समय से फिनलैंड जो है नंबर 1 पे है। डेनमार्क जो है वो आपको क्यों न्यूज़ में था, सो डेनमार्क आपको न्यूज़ में था किस चीज़ के लिए, जो आपका जो इसमें आपको याद रखना है कि बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पे पोस्टल सर्विस, जो आपको डाक सेवा है, पोस्टल सर्विस है, इसको खत्म कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब पोस्टल सर्विस यहाँ पे नहीं रहने वाला, खत्म कर दिया गया। स्वीडन आपको ऐसे भी याद रखना है, ये 32वां नंबर है किस चीज़ का, नाटो का मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका योजना आधारित क्वेश्चन है। तो योजना आधारित क्वेश्चन में आपको निम्न में से किस राज्य को नमो ड्रोन दीदी का योजना के तहत जो है पायलट परीक्षण के लिए पहला स्थान दिया गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन रैंक्ड इन फर्स्ट इन ड्रोन पायलट ट्रेनिंग अंडर द नमो दीदी स्कीम। सो ये आपको पहला राज्य कौन सा बन गया, कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका याद रखना आपको फर्स्ट स्टेट है जो कि इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया, किसमें, नमो दीदी स्कीम जो है, ठीक है, नमो दीदी ड्रोन स्कीम है जिसके तहत ये फर्स्ट किया है। अब ये स्कीम अगर देखा जाए तो ये सेंट्रिक किस तरह का स्कीम है, तो सेंट्रल सेंटर स्कीम है। दो स्कीम होता है आपको, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें आपको 100% है, वो जो 100% है, इसमें फंड कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यूनियन गवर्नमेंट देती है। अगर पूछा जाए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, तो इसमें आपको 90-10 का होता है कहीं पे, और जो 60-40 का रेशियो होता है। तो इसमें स्टेट और जो आपका यूटी है वो दोनों पार्टिसिपेट करती है, अपना फंड देती है। सो ये आपको नमो दीदी याद रखना है, पूरे तरीके से यूनियन गवर्नमेंट ही पैसा दे रही है। एंड इसमें टॉप कौन किया, सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया, कर्नाटका ने किया। इस स्कीम के तहत जो 1 लाख जो है वो 1 लाख के आसपास फंड दिया जाता है, ठीक है। सो ड्रोन आधारित जो है वो सेवाओं को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये निम्न में से किस चेतक स्क्रीन अवार्ड, अब ये चेतक स्क्रीन अवार्ड पूछा जा सकता है 2026 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसको दिया गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द चेतक स्क्रीन 2026। 2026 का बेस्ट जो है चेतक अवार्ड अगर पूछा जाए तो कौन से डायरेक्टर को, निर्देशक को दिया गया, तो आदित्य धर का नाम याद रखना आपको। और आप लोगों ने शायद तो देख ही ली होगी, धुरंधर 1-2 नहीं देखा तो फर्स्ट तो देख ही लिया होगा। सो चेतक अवार्ड न्यूज में है एंड ये अवार्ड आपको याद रखना है। मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मेटा अवार्ड मैंने बताया था आप लोगों को, ये आपको थिएटर में दिया जाता, ठीक है। और अमोल पालेकर को ये 2026 का मेटा अवार्ड जो है 2026 का अमोल पालेकर को दिया गया था, 2026 का याद रखना है। इसके अलावा और 2-3 और चीजें मैंने बताई थी, तो बस ये क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए चेतक अवार्ड याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस देश में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आपको जो वन हेल्थ समिट 2026 का, हेल्थ बहुत बार आ रहा है, वर्ल्ड हेल्थ डे आपको बताया मैंने, इसी आपको लास्ट वीक सेलिब्रेट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज वन ऑफ द जो वन हेल्थ जो समिट इसको ऑर्गेनाइज किया है, इसको ऑर्गेनाइज करने वाला देश कौन सा है, फ्रांस है। फ्रांस ही क्यों है, ठीक है, ये तो कारण होगा इसके पीछे, क्योंकि फ्रांस में अभी क्या हो रहा है, आपका G7 समिट हो रहा है। बार बार बता रही हूँ, ये सवाल आएगा, G7 समिट कहाँ पे हुआ है, तो G7 समिट 2026 का आपको फ्रांस में हो रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे जो है वो आपको जो टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, उसमें सारी चीज़ों पे बात की जा रही है, उसमें हेल्थ को भी जो है वो जोड़ा गया। अब G7 आया तो G7 के बारे में थोड़ा सा रिवाइज बता रही हूँ बस। G7 में 7 कंट्री, तो पता है 7 कंट्री से ही बना होगा, यूके है, यूएसए है, कनाडा है एंड इटली है, फ्रांस क्योंकि फ्रांस में हो रहा है, फ्रांस तो है ही, जर्मनी है एंड जापान है, ठीक है। एशिया से आपको याद रखना है, चाइना नहीं है, जापान है, ठीक है। जापान G7 का मेंबर है, ठीक है। तो G7 समिट कहाँ पे हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। बहुत सारे समिट हो रहे हैं, सब पे ध्यान रखना है। ब्रिक्स का समिट कहाँ पे हो रहा है, भारत में हो रहा है, बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। निम्न में से आपको किस उच्च न्यायालय में आपको हाल ही में कोर्ट का फैसला AI की मदद से लेने पर रोक लगा दी गई है। AI के बिना तो हमारा असाइनमेंट नहीं बनता, टेस्ट नहीं होता, एग्जाम नहीं होता है। तो जुडिशरी में भी AI का बहुत बड़ा रोल है। तो फैसला, ठीक है, जजमेंट अगर पास करना है तो AI की मदद से नहीं करोगे, ठीक है। AI अगर ओवरटेक कर लेगा तो कैसे चलेगा काम, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज रिसेंटली बैन द यूज ऑफ AI इन कोर्ट जजमेंट, तो किसने बैन कर दिया, तो ये आपको बैन करने वाला कौन सा कोर्ट है, सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने इसको बैन किया, यहाँ पे लिखा है गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है, फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। सो कोन्याक नाग, ठीक है, जनजाति है द्वारा निम्न में से किस राज्य में आपको आओ ओलांग, ठीक है, मोन्यू नामक वसंत उत्सव जो है मनाया जाता है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द आओ ओलांग
मोन्यू फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि कोन्यक। ये तो ट्राइब याद रखना आपको, बहुत सारे ट्राइब पूछ दिया जाता है एग्जाम में, जैसे कि मोनपा ट्राइब कहाँ पे, अरुणाचल में, आपको पता होना चाहिए। कोन्यक ट्राइब कहाँ पे, नागालैंड में है। बाकी स्टेट में भी होंगे बट मुख्य तौर पे जैसे कि भील जो है वो ट्राइब कहाँ पे, संथाल कहाँ पे है, ठीक है, तो ओरांग कहाँ पे, तो ऐसे सवाल आते हैं। तो कोन्यक ट्राइब आपको याद रखना नागालैंड में है, एंड ये फेस्टिवल भी कहाँ पे हो रहा है आपको, नागालैंड में हो रहा है, ठीक है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल से आपको न्यूज़ में रहता है, जैसे कि लास्ट टू लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था लोसार फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। लोसार फेस्टिवल आपका कहाँ पे होता है, बुद्धिस्ट न्यू ईयर के फॉर्म में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तिब्बतन न्यू ईयर सेलिब्रेट हो जाता है, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो अरुणाचल, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है। अगर ऑप्शन में सब रहा तो ऑल ऑफ द अबव कर देना, अगर ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश होता है तो अरुणाचल प्रदेश को टिक करके आना, ठीक है, लोसार फेस्टिवल के बारे में। अब यहाँ पे कुछ और फेस्टिवल भी है, जैसे कि अगर आपको रिवाइज करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश में कौन सा है, ठीक है, या असम में कौन सा बिहू होता है। बिहू बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिहू 3 तरह से होता है, 3 फॉर्म में होता है। बिहार में आपको छठ सबसे ज़्यादा जरूरी है। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको मघी पूर्णिमा है, बस्तर दशहरा होता है, गोवा में आपको सनबर्न फेस्टिवल है, ठीक है। बहुत सारे फेस्टिवल है जो कि आपको आराम से वीडियो पॉज करके आप देख लेना, तो एक टाइम पे, तो क्योंकि स्टैटिक इतना ज़्यादा डीप में जाके नहीं देख सकते, तो जो न्यूज़ में है जैसे कि लोसार फेस्टिवल एंड अतुगल पोंगल था, ठीक है, अतुगल पोंगल जो कि आपको कहाँ पे होता है, केरला में होता है, याद रखना। ये भी आपको लास्ट टाइम न्यूज़ में था। नाउ अगेन ये बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अ रोड वेल ट्रेवल, ठीक है, विच रिसेंटली बिन इन न्यूज़, तो रिसेंटली न्यूज़ में है ये, ठीक है। ये किनका ऑटोबायोग्राफी है, सो ए रोड वेल ट्रेवल नामक जो किताब है किसकी आत्मकथा है जो कि आपको चर्चा में चल रही है, तो याद रखना आपको आर के राघवन की पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है जो कि न्यूज़ में चल रही है, रोड वेल ट्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन कॉन्फ्रेंस से समिट से जुड़ा हुआ है। सो नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से जो आपको साधना सप्ताह 2026 को आयोजन किया गया, 2 अप्रैल से इसको शुरुआत की गई थी एंड 2 अप्रैल से ये कब तक चला है, तो 2 अप्रैल से आपको याद रखना है कि 8 अप्रैल तक ये चला है। तो साधना सप्ताह आपको किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये विकसित भारत जो हमारा हमने डिटर्मिनेशन ले रखा है कब तक के लिए, 2047 इसको अचीव करना है। यहाँ पे ये इस मिशन से आपको याद रखना कौन सा जुड़ा हुआ है, कर्मयोगी मिशन। अगर आप लोग हो यूपीएससी वाले, ठीक है, तो आपको याद रखना है कर्मयोगी मिशन इसी चीज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता मंगल पांडे जी की कौन सी जो है पुण्यतिथि 8 अप्रैल को 2026 को मनाई गई है। सो विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ द रेनाउंड रिवोल्यूशनरी लीडर मंगल पांडे ऑब्जर्व 8 अप्रैल, ठीक है। तो 8 अप्रैल को कौन सा था ये, 169 नंबर का, ठीक है। तो डेथ एनिवर्सरी इसी दिन इनको क्या गया था, फांसी दिया गया था। लेकिन 29 मार्च भी आपको याद रखना है, 29 मार्च को इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया था, ठीक है, कहाँ से, बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर से ये थे। एंड इनका वो पूछ दिया जाता है कि कौन सा इनका जो है वो मिलिट्री जो है वो नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे, तो 34th नंबर के थे, ठीक है, 34th इन्फेंट्री था जिससे ये जुड़े हुए थे। अब ये 1857 का विद्रोह आपने बहुत बार सुना होगा, इस चीज़ के बारे में 1857 रिवॉल्ट पूरा हिस्ट्री का क्लास हो जाएगा, ठीक है। सो 1857 रिवॉल्ट से आपको बस याद रखना कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था, किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, तो वी.डी. सावरकर के द्वारा। ये सवाल भी आपको पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। एंड बहुत सारे लीडर इसमें जुड़े हुए थे, जैसे कि आपको वीर कुंवर सिंह कहाँ से लीड कर रहे थे, बिहार से लीड कर रहे थे, लक्ष्मीबाई झांसी से। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपको बेगम हजरत महल, तो आप लखनऊ से याद रखना है आपको। तात्या तोपे कहाँ से थे, आप लोग बताना, अगर पता हो तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन से साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच एवरेस्ट बेस कैंप बाय बाइसाइकिल, ठीक है, बाइसाइकिल से, साइकिल से पहुंचने वाली तो पहली भारतीय महिला ये दिव्या सिंह है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये संबंध रखती है, उत्तर प्रदेश से ही है। सो दिव्या सिंह का नाम याद रखना आपको। अब माउंट एवरेस्ट आ गया तो माउंट एवरेस्ट से बहुत सारे, पहली महिला आपको जो वो कौन थी, ठीक, पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बचेंद्री पाल आपको याद रखना। वैसे पहली महिला कौन थी बताना, ठीक है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए आपको 2 बार जो है वो फतेह करने वाली संतोष यादव का नाम याद रखना है। एंड अगर पूछा जाए कि डिसेबल, ठीक है, डिसेबल में आपको कौन थी, अरुणिमा सिंह। तो ये सारी चीजें फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से आपको किस राज्य में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब ये न्यूज पक्का बोल रही हूँ आपको, कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर में मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहला एंड साइंस एंड टेक के मामले में काफी हमारे लिए जो है वो प्राउड मोमेंट है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, तो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया इसको, तो ये तमिलनाडु में किया गया, ठीक है, तमिलनाडु में इसको स्टैब्लिश किया गया, कालापक्कम याद रखना, वहां पे इसको स्टैब्लिश किया गया। भारत में अगर पूछा जाए कि आपको किस मामले में, न्यूक्लियर रिएक्टर के मामले में पूछा जाए तो इनमें फादर किनको बोला जाता है, होमी जे
भाभा, ठीक है, भाभा एटॉमिक सेंटर का नाम आपने सुना होगा, इनको फादर बोला जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि अभी एक्टिव है, ऑपरेशनल कितने हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में आपको कुंडकुलम है और कलपक्कम, जो भी चीज़ें हैं वो याद रखना है। बट इसके अलावा जो कुछ और मेजर हैं जैसे कि, और इंडिया जो अभी न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर बात चल रही है, 3 स्टेज का इंडिया का प्रोग्राम है, ठीक है। फर्स्ट वाले में आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, मोटा मोटा बता रही हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें। एंड अगर साइंस वाले बच्चे हो तो मैं, ठीक है, बहुत एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ, थोड़ा आपको बेसिक पता होना चाहिए। 3 स्टेज है, 3 स्टेज है। फर्स्ट वाले में आपको, फर्स्ट स्टेज में है जो है किसका यूज़ किया जाएगा, किया गया था यूरेनियम 238 का यूज़ किया गया था। सेकेंड में, अब ऐसे नहीं कि यूरेनियम को फिर से यूज़ नहीं किया जाएगा, सेकेंड वाले में आपको यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम, एंड थर्ड वाले में यूरेनियम भी रहेगा, आपको प्लूटोनियम भी रहेगा, एंड थोरियम का जो है सबसे ज़्यादा, थोरियम यूज़ होगा तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया अगर देखा जाए तो थोरियम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। कहाँ पे मिलता है, कोस्टल एरिया जो कि आपका केरला वाला है, ठीक है। सो तीनों स्टेज याद रखना कहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रहा है। एंड याद रखना आपको जो ये न्यूज़ था किस चीज़ से था, न्यूक्लियर रिएक्टर से ना। यहाँ पे मैप में बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा आपको, नरोरा है, ठीक है। फिर अगर आपको राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, रावतभाटा, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपको महाराष्ट्र में तो ये तारापुर है, यह नाम याद रखना है। तारापुर क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछा जाए कहाँ पे लगाया गया था तो तारापुर यही पहला है, ठीक है। उसके अलावा कैगा आपको याद रखना, कैसे कैगा, कैसे कर्नाटका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ककरापार नहीं लिखा हुआ आपको, कहाँ पे, गुजरात में है ककरापार, ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके अलावा जो आपको तमिलनाडु में 2 ऑलरेडी मैंने बताया, कुंडकुलम और जो कलपक्कम है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है जो कि आपको स्टैटिक से जुड़ा हुआ था। सो हमने सारे क्वेश्चन किए जो कि आपको करंट अफेयर थे, एंड एट द सेम टाइम स्टैटिक भी रिवाइज किया, एंड करंट अफेयर जो भी आपको पीछे आप भूल चुके हैं उसको रिकॉल किया। एंड कुछ क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो थोड़ा सा एफर्ट लगता है, आंसर कर दिया करो, ठीक है। और वैसे वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब